हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल कर रहे थे और उसमें हमने आपको मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले ज़रा हम लोग मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बात कर लें कि ये एक सीरीज़ है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है। जैसे कोई मेटल है तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, इलेक्ट्रॉन के लॉस से अपना कैटायन बनाता है। तो इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अपना कैटायन बनाए, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो अगर ऊपर से नीचे आप आएंगे सीरीज़ में तो जो मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है ये डिक्रीज़ करता है। मतलब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी। अच्छा ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। यानी कि इस रिएक्शन में मेटल का जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उसमें मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऊपर से नीचे कम हो रहा है सीरीज़ में, यानी कि मेटल के इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम होगी। तो दूसरा पॉइंट होगा कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, तो नेचर टू गेट ऑक्सीडाइज होने का नेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि आपको पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मेटल का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेगा, ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। अब जितना आसानी से मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऊपर से नीचे आने पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है, यानी कि जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो भी डिक्रीज़ करेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल डिक्रीजेस। ये सारी प्रॉपर्टीज़ तब होंगी जब आप ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसको हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि आपने किसी मेटल का साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, मेटल साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था और इसकी किसी दूसरे मेटल से रिएक्शन कराते थे। तो आपने देखा था कि कहीं पे ये रिएक्शन होती थी और कहीं पे रिएक्शन नहीं होती थी। जैसे अगर हम कहें CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन और इसकी रिएक्शन जिंक से करा दें तो ये बनता था ZnSO4 प्लस
Cu। लेकिन अगर हम लोग ZnSO4 जिंक सल्फेट लेते थे और इसकी कॉपर से रिएक्शन कराते थे तो हम लोग कहते थे नो रिएक्शन। तो कहाँ पे रिएक्शन होगा, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ये भी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से ही चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? हम लोग ये कहते थे कि जो मेटल है अगर इसकी रिएक्टिविटी इस मेटल से ज़्यादा होगी तब तो ये डिस्प्लेस करके और ख़ुद उस जगह पे आ जाएगा, और अगर इस मेटल की रिएक्टिविटी जो साल्ट में मेटल है उससे कम है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से बात करें तो हम ये कहेंगे कि ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, नीचे वालों की रिएक्टिविटी कम है, तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि मेटल प्रेजेंट एबव इन रिएक्टिविटी सीरीज will displace metal from its aqueous solution salt present below in series। मतलब जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो इसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसमें भी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो होगी रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन या एयर, कि किसी मेटल की ऑक्सीजन या एयर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है बेटा कि जब किसी मेटल की ऑक्सीजन या एयर से रिएक्शन कराई जाती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिक जो रूल है उसको आपको ध्यान रखना है कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन या एयर से कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब ये रूल तो हमको याद हो गया। मेटल ऑक्साइड बनाएंगे कैसे? तो मान लो ये कोई मेटल है और इसकी रिएक्शन आपने कराया ऑक्सीजन से, तो ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन को देगा तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इन जनरल हम बात करें कि इसने n इलेक्ट्रॉन दिए, तो n इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्साइड बनाएगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आएंगे। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि इसमें एक केटायन है, एक एनायन है। तो ये केटायन और एनायन से जब कंपाउंड बनाते थे तो ये चार्ज, यही इनकी वैलेंसी होती थी, तो चार्ज को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा M2O_N, और ये मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव और निगेटिव
आयन से मिलके बना है, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन से मिलके बने हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मेटल फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये M+1 बनाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्साइड O- बनाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, अब ऑक्साइड बनाते समय वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, तो ये M2O टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है। अब M के जगह पे आप सोडियम रख देंगे तो Na2O टाइप का हो जाएगा, पोटेशियम के जगह K2O हो जाएगा, रुबिडियम के जगह Rb2O हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा, जैसे बी, मग, का, सर, बा, तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये देंगे तो +2 चार्ज आएगा, ऑक्साइड O- होता है, तो इसमें MO टाइप का ऑक्साइड बनेगा। अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज आएगा, ऑक्साइड O- होता है, तो ये बनाएगा Al2O3। ठीक है बेटा। इसके अलावा कुछ एक और आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो कॉपर जो ऑक्साइड बनाएगा वो बनाएगा CuO टाइप का। जो जिंक होता है उसके ऊपर भी +2 होता है, तो वो ZnO बनाएगा। सिल्वर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Ag2O टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो बेसिक रूल था जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने सोडियम लिया और इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्साइड O- होता है, तो ये बनेगा Na2O और इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम अगर ले लो, तो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, +2 चार्ज आएगा, ऑक्साइड O- होता है, तो ये बना लेगा MgO और नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा प्लस का 3 चार्ज और ऑक्साइड O- क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर आप कॉपर से रिएक्शन करा दो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CuO कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर से रिएक्शन करा दो तो ये बनेगा Ag2O। ठीक है बेटा। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। अब जनरल बात क्या हो गई कि मेटल जब ऑक्सीजन या एयर से रिएक्शन करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। अब देखो ज़रा, जो भी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, आपने देखा कि मेटल के ऑक्साइड आयोनिक कंपाउंड होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं और इनका नेचर बेसिक होता है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड बनेंगे सबका नेचर बेसिक होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट जिंक ऑक्साइड और
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों ऑक्साइड को छोड़ के बाकी जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे बेटा? बेसिक होंगे। तो ये कैसे होंगे? ये बेसिक तो नहीं होंगे, तो होंगे कैसे? एम्फोटेरिक। एम्फी मतलब दोनों, एम्फोटेरिक मतलब इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होगा और बेसिक कैरेक्टर भी होगा। ठीक है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप मेटल ऑक्साइड का नेचर चूंकि बेसिक है, तो किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप वाटर से करा देते हो तो ये हमेशा एल्कली बनाता है। क्या बनता है बेटा? एल्कली बनता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे मान लो हमने क्या लिया, Na2O, और इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो तो ये बना लेगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा। A2O और इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो तो ये बना लेगा KOH। मतलब किसी भी मेटल ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराओगे तो एल्कली बनेगा। ठीक है बेटा, उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्कली का मतलब उसका हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब अगर किसी मेटल की रिएक्शन, अगर किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से करा दो, आपको पता है मेटल ऑक्साइड कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है, और एसिड तो एसिडिक होगा ही। तो एसिड और बेस की रिएक्शन को हम लोग कहते थे कि जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता था, और रिएक्शन का नाम होता था न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो यहाँ पे भी साल्ट और वाटर ही बनेगा, साल्ट और वाटर ही बनेगा, और रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन जैसे ही होगी। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन HCl से करा दी तो साल्ट बनेगा NaCl और साथ में बन जाएगा वाटर, NaCl और साथ में बनेगा वाटर। हमने साल्ट बनाने के तरीके आपको बताए थे कि साल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका केटायन और एक होता है उसका एनायन। अब ये केटायन आता है बेस से और एनायन आता है एसिड से, और बैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, तो वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एल्कली बनेगा, और एसिड से रिएक्शन करा दोगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के मेटल एम्फोटेरिक होते हैं। अब उसके बाद हम ये बात कर लें ज़रा कि क्या सभी मेटल एक जैसे ही रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ? तो उसके लिए फिर हमको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर हैं ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। ये जो बीच वाले हैं ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं, इनको फिर थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, और नीचे आओ तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे वाले रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड एयर क्या होती है, तो जो टॉप वाले मेटल हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, तो ये एयर में अगर इनको सिर्फ रख देते हैं तो भी इनके ऑक्साइड बन जाएंगे K2O, Na2O और CaO, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगी।
और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इसी वजह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। उसका कारण यही है बेटा कि ये एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर आप इनको केरोसिन ऑयल में नहीं रखोगे तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत अपना ऑक्साइड बना लेंगे, हीट एनर्जी निकलेगी और इनमें आग लग जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं तो केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करते हैं, कारण कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक से रिएक्शन कराएं, यहाँ तक तो हमने बात कर ली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। अगर हमने लिया मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या जिंक तो अब इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है, इनसे, इन ऊपर वालों से कम है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन एयर से नहीं करेंगे। इसके लिए फिर इनको हीट करना पड़ता है, हीट करना पड़ेगा तब इनके ऑक्साइड बनेंगे। ये बनेगा MgO, ये बनेगा Al2O3 और ये बनेगा ZnO। टॉप वाले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है तो इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो फिर इनको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे भी नीचे आ जाओ, जैसे आप आयरन ले लो और कॉपर ले लो। आयरन और कॉपर आपने लिया, आयरन और कॉपर। अब इनकी एयर से रिएक्शन कराओ तो ये नॉर्मली हीट करने पे भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इनको प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग मतलब देर तक, प्रोलॉन्ग हीटिंग, इनको जब देर तक हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब इनके ऑक्साइड बनते हैं। ये बनता है Fe3O4 और ये बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड। आपको मैंने बताया था कि इस आयरन के ऑक्साइड में दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक होता है Fe2O3 और एक होता है FeO। ठीक है बेटा, तो और नीचे आ जाओ, जैसे इन सबों के पास आ जाओ, सिल्वर के पास, गोल्ड के पास। तो सिल्वर और गोल्ड जनरली ऑक्सीजन या एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर आपने सिल्वर और गोल्ड की बात की तो एयर के साथ आप ये बोलेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है कि बनेगा हमेशा मेटल का ऑक्साइड। अब ऊपर वाले हैं, जितने ऊपर वाले यहाँ वाले हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर जाएंगे। इसके नीचे आओगे तो हीट करना पड़ेगा, उसके भी नीचे आओगे तो प्रोलॉन्ग लंबे समय तक हीट करना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ज़रा बात करें। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। इसमें आपको जनरल की चीज़ ध्यान रखना है कि मेटल प्लस वाटर, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो मेटल ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे मान लो कोई मेटल M है तो इसकी आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो या तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा M2ON या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा MOH का होल N और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये देखो रिएक्शन कैसे होती है। आपको पता है ना कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और वाटर में यहाँ पे H+ के रूप में रहेगा।
तो ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और जैसे ही मेटल अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगी और बचा हुआ मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम की वाटर से रिएक्शन करा दो तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैक्सिमम केसेज में हाइड्रोक्साइड ही बनता है। नीचे वाले जो मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब फिर वही बात कि रिएक्टिविटी सबके लिए, जितने भी मेटल हैं सब वाटर के साथ एक ही कंडीशन जैसी रिएक्शन नहीं करेंगे, सबके कंडीशन अलग अलग होंगे। और उसका भी बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करेंगे, और नीचे आओगे तो गर्म करना पड़ेगा, और नीचे आओगे तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे वाले रिएक्शन नहीं करेंगे। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो पोटेशियम है और सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जैसे ही इनको वाटर में हम लोग डालते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे KOH और NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। हमने आपको बताया था एक्सोथर्मिक का मतलब कि हीट एनर्जी निकलेगी, और जैसे ही हीट एनर्जी निकलेगी ये तुरंत आग पकड़ लेता है। हम बोलते हैं कि इतना वेगरस ये रिएक्शन होती है कि तुरंत जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसमें आग पकड़ लेती है। और ये रिएक्शन कोल्ड वाटर से भी हो जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर आप आ जाओ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते। अगर आप ले लो मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो और जिंक ले लो, और इनकी अगर वाटर से रिएक्शन करानी है तो ये कोल्ड वाटर से नहीं, फिर ये हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, और फिर बनता है MgOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा AlOH का होल ट्वाइस, और ये बनेगा जिंक OH का होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है, बस सीक्वेंस वही चलेगा कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, इनके लिए हॉट वाटर चाहिए। अब इसके भी नीचे आओगे, जैसे आयरन ले लिया, आयरन की रिएक्शन अगर आप कराओगे वाटर से तो इसकी रिएक्टिविटी और भी कम है, तो अब ये हीटिंग से भी रिएक्शन नहीं होगी, हीट करोगे तब भी रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन कराने के लिए वाटर के जगह पे अब हमको स्टीम लेना पड़ता है। ठीक है, स्टीम लेना पड़ता है, तो ये ऑक्साइड बनाता है Fe3O4। ठीक है बेटा, तो आपको बस यही समझना है कि जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो कंडीशन को ड्रास्टिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको हीट करना पड़ेगा, या जो भी ड्रास्टिक कंडीशन है, ड्रास्टिक का मतलब कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं रिएक्शन हो रही है तो वाटर के जगह पे स्टीम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके भी नीचे आ जाओगे तो ये आप रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ
मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। देखो इसमें भी बात वही चलेगी कि अगर आप मेटल की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से कराते हो तो मेटल का साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो एक जनरल चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो मेटल का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इसमें भी देख लो, जैसे मान लो हमने मेटल लिया सोडियम और डाइल्यूट एसिड लिया HCl, तो ये बन जाएगा NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर आपने मेटल लिया मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन कराया किसी भी डाइल्यूट एसिड से कराओ, H2SO4 से करा दिया, तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एसिड आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया है तो फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती है। ये आपके NCERT में पहले था, अभी ये वाला पॉइंट NCERT ने हटा दिया है, पुरानी वाले NCERT में था। और इसका कारण था कि नाइट्रिक एसिड जो था वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो जो भी साल्ट बनता था उस साल्ट को ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करा देता था और फिर उसके केस में गैस निकलती थी, वो N2O या NO2 या NO, इन तीनों में से कोई गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, अब कौन सी गैस निकलेगी वो डिपेंड करता है कि आपने मेटल कौन सा लिया था। तो नाइट्रिक एसिड के केस में आपको ये एक्सेप्शन, अच्छा देखो नाइट्रिक एसिड में भी एक्सेप्शन है। इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों हाइड्रोजन गैस ही देते हैं, तो ध्यान रखना ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी इन दोनों मेटल के अलावा कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है मेटल की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन गैस। अगर आप किसी भी मेटल की क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हो तो मेटल का क्लोराइड बनता है और ये मेटल क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड होगा। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया और इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी तो NaCl और साथ में बन जाएगा, हाँ NaCl बन जाएगा। ठीक, अगर आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन गैस से करा दी तो ये बन जाएगा MgCl2। अगर आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी तो ये बन जाएगा AlCl3। और ये सब के सब कैसे कंपाउंड होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है बेटा, आयोनिक कंपाउंड होंगे। तो आप बस ये ध्यान रखना है कि मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड बनाता है और मेटल क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब लास्ट इसमें रिएक्शन एक और बची है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। ठीक, जिस तरह से क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके
मेटल का क्लोराइड देते थे और मेटल का क्लोराइड आयनिक कंपाउंड था, उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके मेटल का हाइड्राइड देते हैं, मेटल हाइड्राइड देते हैं और ये मेटल हाइड्राइड भी आयोनिक कंपाउंड होगा, मेटल हाइड्राइड भी आयनिक कंपाउंड होगा। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम लिया और इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी तो ये बनेगा NaH। अगर आपने मैग्नीशियम लिया और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी तो ये बनेगा MgH2। अगर आपने एल्युमिनियम लिया और हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा दी तो ये बनेगा AlH3। ठीक है, और ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होंगे। अब इसके बाद लास्ट रिएक्शन जो है मेटल की, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एक्वस साल्ट ऑफ मेटल, मेटल के एक्वस साल्ट का मेटल के साथ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर जो मेटल आप रिएक्ट करा रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है साल्ट वाले मेटल से तो रिएक्शन होगी, और रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CuSO4 और आपने रिएक्शन कराया जिंक से, तो CuSO4 जिंक से रिएक्शन करेगा, Cu की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बनेगा ZnSO4 और साथ में Cu। इसका ब्लू कलर होता है, धीरे धीरे ये ब्लू कलर डिसअपीयर होने लगेगा। ठीक है, रिएक्शन को रिवर्स करो, अगर ZnSO4 और इसकी रिएक्शन Cu से करा दो तो अब Cu की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है, तो अब रिएक्शन नहीं होगी, आप बोलोगे नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी मेटल की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल मेटल के जैसे ही चलेंगी, जैसे हम लोगों ने मेटल से रिएक्शन कराया था वैसे ही नॉन मेटल से कराएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। और मेटल की पहली रिएक्शन ऑक्सीजन या एयर से थी, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी सीक्वेंस में चलेंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था तो मेटल का ऑक्साइड बना था, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। मेटल का ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड था, नॉन मेटल का ऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो कोई भी आप नॉन मेटल और प्लस एयर या ऑक्सीजन, तो इस नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे मान लो हमने कार्बन लिया और इसकी O2 से रिएक्शन करा दिया तो ये CO2 बनेगा। अगर हमने सल्फ़र लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो SO2 भी बनता है और SO3, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने ये कहा था बेटा कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब मेटल में भी हमने 2 एक्सेप्शन पढ़े थे, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? मेटल के केस में जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे,
यहाँ पे एक्सेप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CONO, N2O और H2O। ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं इनका नेचर एसिडिक नहीं होता है। तो ये कैसे होते हैं बेटा? ये न्यूट्रल होते हैं, ना ये एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, बल्कि ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कार्बन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराई तो CO2 बना और ये CO2 का नेचर एसिडिक होगा। तो अगर इस CO2 को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो एसिड बनेगा, और एसिड बनेगा कौन सा? H2CO3, और इस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसी तरीके से अगर आपने सल्फ़र लिया था और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था तो दो ऑक्साइड बने थे, एक बना था SO2 और एक बना था SO3। अब इनकी रिएक्शन अगर आप वाटर से करा दो या इनको वाटर में डिज़ोल्व करो तो फिर एसिड बन जाएगा। यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2SO3 और इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2SO4 और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नॉन मेटल की रिएक्शन एयर से कराई जाती है तो ऑक्साइड बनते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और इनका नेचर एसिडिक होता है, एक्सेप्ट CONO, N2O और H2O। और जितने भी नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड हैं उनको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो एसिड बनेगा। अब दूसरा रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। अच्छा, नॉन मेटल के पहले हम मेटल में क्या देखे थे कि मेटल है, इसका वाटर से रिएक्शन कराते थे तो ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता था और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती थी। देता क्यों था? क्योंकि मेटल कैसा था बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब सेम रिएक्शन अगर आप नॉन मेटल से कराओ, कोई नॉन मेटल लो और इसकी रिएक्शन वाटर से कराओ तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। और अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो फिर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये रीज़न समझना है और नेट रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन ये वाटर के हाइड्रोजन को नहीं देंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। चलो, नॉन मेटल से पहले हम लोग मेटल को रिमाइंड कर लें। हमने क्या कहा था आपसे कि मेटल है, किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराओ तो फिर से ये मेटल एसिड के हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देता था और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके H2 के रूप में, H2 गैस के रूप में यहाँ पे रिलीज हो जाता था। देता क्यों था? क्योंकि मेटल कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब सेम रिएक्शन अगर नॉन मेटल के लिए कराओ, नॉन मेटल की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन ये डाइल्यूट एसिड के हाइड्रोजन को नहीं देंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, यानी कि इस केस में भी आपको ध्यान रखना है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का कारण क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि मेटल की जब रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है,
जबकि नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। कारण क्या है? तो रीज़न ये है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू hydrogen of dilute acid and in this way hydrogen gas will release. But in case of non-metal, as they are electronegative, they will not donate their electron to hydrogen of acid and hydrogen gas will not be released. क्लियर है बेटा? चलो अब इन दोनों रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। तो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन गैस। अब जब मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराते थे तो मेटेलिक हाइड्राइड बनता था, मेटेलिक हाइड्राइड बनता था और वो आयनिक कंपाउंड था। यहाँ पे जब किसी नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्राइड तो बनेगा लेकिन उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। जैसे मान लो हमने नॉन मेटल लिया ऑक्सीजन और इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन से, तो वाटर तो बनता है लेकिन ये वाटर नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता। इस रिएक्शन को होने के लिए हाई एनर्जी, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो वाटर जो बनेगा वो भी गैस के रूप में बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। इसके लिए हमको हाई एनर्जी, और वो हाई एनर्जी आती है इलेक्ट्रिक स्पार्क से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कराना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगी। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया बनता है, लेकिन ये भी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम क्लोरीन है नॉन मेटल, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देंगे तो ये बन जाएगा HCl, और इसके लिए हमको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो रिएक्शन यहाँ पे भी होगी लेकिन जो कंडीशन होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है बेटा? और ये जो कंपाउंड बनेंगे मेटल के केस में आयनिक थे, यहाँ पे ये सारे कंपाउंड कैसे होंगे? कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। क्लियर है? और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन गैस। जब हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराई थी तो मेटल का क्लोराइड बना था, यहाँ नॉन मेटल का क्लोराइड बनेगा। मेटल का क्लोराइड आयनिक कंपाउंड था, नॉन मेटल का क्लोराइड कोवेलेंट कंपाउंड होगा। जैसे मान लो हमने नॉन मेटल लिया फास्फोरस P4 और इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दी, ठीक है? तो ये बनेगा PCl3। अब ये नॉन मेटल का क्लोराइड होगा और ये नॉन मेटल का क्लोराइड होता है कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा? तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल ख़त्म हो गया। अब एक इसमें और चीज़ बड़ा है, वो है रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कि अगर किसी मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। और इसी चीज़ को जब मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होता है तो इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनडायरेक्ट में हमको अब ये पढ़ना है कि आयनिक, जैसे हम लोग बार बार बोल रहे थे ना कि आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, तो अब यही हमको पढ़ना है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है और मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू।